नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो बुक है एनसीईआरटी की, तो उसको देखेंगे हम लोग। और इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभ किया जा रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का, आप लोगों को याद दिला के, जो बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स को याद दिला के कि बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है और हम सभी ने इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न भी दिमाग में आए होंगे कि ये तारे कैसे बने। ठीक है, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुँच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे और इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, कुछ सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, उसके संदर्भ में देखते हैं कि आरंभिक सिद्धांत क्या है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति इसमें है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। ठीक है, किनका? इमैनुअल कांट का, याद रखना है। और 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। ठीक है, जो सिद्धांत इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत किया उसी में 1796 ईस्वी में संशोधन किया। किन्होंने? लाप्लेस ने। ठीक है, जिनको लाप्लास भी कहते हैं, लाप्लेस ने संशोधन किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो निहारिका परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया? इमैनुअल कांट द्वारा, जिसमें कि संशोधन किया लाप्लास ने। ठीक है, कब संशोधन किया? 1796 में। इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंधित थे। ठीक है, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है निहारिका परिकल्पना के अनुसार? तो छोटे छोटे धूलकण घूम रहे थे आपस में। ठीक है, धीमी गति से वो घूम रहे थे, यही तो कह रहा है, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कण थे, जिसको कि सामूहिक रूप से बादल कह दिया गया, और इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। ठीक है, बाद में 1900 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ? 1900 ईस्वी में चैम्बरलिन और मोल्टन, यहाँ पे सेकंड थ्योरी आती है। चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। पहले तो हमने क्या देखा कि धूल कण के बादल से क्या हुआ? सूर्य जैसे तारे का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जब आपस में संघनित हो गए तो सूर्य जैसे तारे का निर्माण हुआ निहारिका परिकल्पना के अनुसार। और फिर क्या हुआ? तो सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर सूर्य से अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है, इस परिकल्पना में यही बातें तो बताई जा रही है कि इस धूल कण से एक सिगार जैसा कुछ पदार्थ निकला और वो अलग हो गया इससे टूट के। ठीक है, अगर ये सूर्य है, धूलकण से बना हुआ ये तारा है जो निहारिका परिकल्पना में हुआ, तो उससे क्या अलग हुआ? ये सिगार जैसा कुछ आकार अलग हो गया। ठीक है, और यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। अब क्या हुआ? ये निकला तो सूर्य से, ठीक है, फिर क्या हुआ? ये धीरे धीरे सूर्य से दूर गया और फिर उसके बाद इसी के चारों ओर घूमने लगा। ठीक है, यहाँ सूर्य है अगर, और ये सिगार जैसा आकार का ये कुछ पदार्थ है, वो सूर्य के चारों ओर ही घूमने लग गया। यही कहा जा रहा है अभी तक। किनके द्वारा ये कहा जा रहा है? तो ये कहा गया है चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और कुत्ते भौंक रहे हैं अभी, और सुबह के 4 बज रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सुबह में गाड़ियों की शोर रहती है और रात में कुत्ते भौंकते हैं, तो कहीं तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। खैर, अभी पढ़ना है तो पढ़ते हैं आगे कि सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? यही जो सिगार के आकार का पदार्थ था वो संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स, ठीक है, किन्होंने? सर जेम्स जीन्स, और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। ठीक है, इस मत का समर्थन किन के द्वारा किया गया? जेम्स जीन्स के द्वारा और सर हैरोल्ड जेफरी के द्वारा। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं, और ये तर्क क्या कहलाते हैं? तो द्वैतारक सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कितने सिद्धांत पढ़े? ये तीसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक
ठीक है। और द्वैतारक सिद्धांत कहलाते हैं किसमें, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सूर्य के साथ एक और साथी तारा है, ठीक है, सूर्य तो है ही, साथ ही साथ एक और है, एक अन्य तारा भी है। और 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो सिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने ऑटो सिमिड व कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से क्या था कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। तो ये ऑटो सिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने क्या कहा कि सूर्य जो है एक ऐसे निहारिका से घिरा हुआ है, ठीक है, निहारिका से घिरा हुआ है जिसमें क्या है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है और धूल कण है, ठीक है। ये निहारिका हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण से बनी है और इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये कण थे जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण थे, इनसे क्या हुआ, इनके टकराने से ही, इन कणों के आपस में घर्षण से ही क्या हुआ, एक चपटी तस्तरी जैसी संरचना का निर्माण हुआ, बादल का निर्माण हुआ और इनसे क्या हुआ, बाद में कालांतर में ये ग्रह बनते चले गए, ठीक है। और क्या है, अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो सबसे पहले किन्होंने बताया, तो इमैनुअल कांट ने बताया था, ठीक है। और फिर किन्होंने 1796 में लाप्लास ने इमैनुअल कांट की निहारिका परिकल्पना में संशोधन करके कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। फिर दूसरा में हमने देखा 1900 ईस्वी में चैम्बरलिन और मोल्टन ने एक सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, तो ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरने की बात की थी। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर ये सूर्य है, ठीक है, तो इसके आसपास से एक सिगार जैसे आकार की आकृति वाला पदार्थ कोई गुजरा है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ से आधुनिक सिद्धांत प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। आपने अभी तक अगर पहले कभी भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना, तो इसका नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना अर्थात एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और 1920 ईस्वी, आगे देखते हैं, 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और यहाँ पे आपको चीज़ें नोट भी करती जानी है, ठीक है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आकाश गंगाएं की बात हो रही है। हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। और अगर मानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड है, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारी, अगर ये मिल्की वे है ना, अगर ये मिल्की वे है, तो ऐसे बहुत सारे ये ब्रह्मांड, ये सौर मंडल वहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ, ब्रह्मांड में, ठीक है। और समय बीतने के साथ ये आकाश गंगाएं, ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं घूम रही हैं ब्रह्मांड में। और समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। अगर मानते हैं अभी यहाँ पे डिस्टेंस n है ना, तो ये आगे चल के n+1 भी हो सकता है। यही यहाँ पे कह रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। इसमें क्या कह रहा है, एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाश गंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो ये गुब्बारे पर लगे निशान उसके फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, ठीक है। कितना बेहतरीन उदाहरण देके समझाया गया है। और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, गुब्बारे पे लगा हुआ चिन्ह तो लगा देते हैं, मानते हैं यहाँ पे लगाया, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही इनके आकार में भी विस्तार होता है। भले ही वो धुंधले होते जाते हैं, लेकिन आकार में विस्तार होता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार का नहीं सिद्ध करते हैं, ठीक है। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, लेकिन आकाश गंगा के स्वयं के आकार में वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। तो कैसे कैसे हुआ है, तो पहले अगर मान लेते हैं कि ये विचित्रता एकाकी परमाणु है, इससे धीरे इसमें विस्फोट हुआ, फिर इतने सारी आकाश गंगाएं बनी, इनमें यहाँ पे कम दूरी थी, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर समय बढ़ा, ठीक है, समय बढ़ा तो फिर से इनमें दूरी बढ़ गई, ठीक है, दोनों आकाश गंगाओं या किसी भी आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ गई। फिर और समय आगे बढ़ा
ठीक है, तो और भी दूरी बढ़ती चली गई। ठीक है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर आगे क्या है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। तो कौन कौन सी अवस्था है? पहला है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। ठीक है, एक एकाकी परमाणु के रूप में माना गया है कि ये जो भी ब्रह्मांड में ग्रहों का निर्माण हुआ है वे सभी एक ही पदार्थ से बने हैं और प्रारंभ में बहुत वर्ष पूर्व ये सभी एक ही साथ एकत्रित थे। ठीक है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है, आगे क्या है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार के विस्फोट से क्या हुआ, एक मिनट, इस प्रकार के विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। ठीक है, जो एकाकी परमाणु है उसमें जब विस्फोट हुआ तो एकाकी विस्तार हुआ और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ठीक है, और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। कहीं कहीं यह जो शब्द है, ये जो डेटा है वो पूछ लिया जाता है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट अर्थात बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शोध के दौरान पता चली हैं। अब तीसरा देखते हैं। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। ठीक है, ये ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहना है कि इसका अर्थ है मुख्यतः आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। नेक्स्ट है कि हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। किन्होंने? हॉयल ने। अब ये पूछ देगा कि स्थिर अवस्था संकल्पना, ब्रह्मांड के संदर्भ में स्थिर अवस्था संकल्पना किन्होंने प्रस्तुत की है? तो आपका आंसर हॉयल होना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ा है। इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। हॉयल ने क्या कहा कि ब्रह्मांड हमेशा एक ही स्थिति में रहा है। ठीक है, विस्फोट के बाद। और ये संकल्पना बस ये कहती है कि उनमें एक्सपेंड नहीं हो रहा है आगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, लेकिन हॉलैंड की जो संकल्पना है स्थिर अवस्था की, उसके अनुसार कहना है कि ब्रह्मांड में कभी भी विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो वैज्ञानिकों का समूह है या फिर अभी जो वैज्ञानिकों के समुदाय हैं वो क्या मानते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। ठीक है, वो ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है, हिमायती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तारों का निर्माण। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। ठीक है, ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। ठीक है, पदार्थ आपस में जुड़ते चले गए। ठीक है, क्यों हुआ? तो घनत्व में भिन्नता के कारण क्या हो गया? घनत्व में भिन्नता हो गई, गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आ गई और जिससे क्या हुआ कि पदार्थों के एकत्रण में भी भिन्नता आई। ठीक है, यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। ठीक है, आकाश गंगा क्या है? तो एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है और आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में अर्थात लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका अर्थात नेबुला कहा गया है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा निहारिका या फिर नेबुला किसे कहते हैं? तो एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल को क्या कहते हैं? आकाश गंगा के निर्माण की जो अवस्था होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल होते हैं, विशाल बादलों का संचयन होता है, उसे क्या कहते हैं? नेबुला अथवा निहारिका। ठीक है, क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। ठीक है, और बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऊपर पढ़ा है हमने, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लीजिए। ठीक है, आगे है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है
और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.4611 किलोमीटर के बराबर है। इतना किलोमीटर के बराबर है, 11012 किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। ये पूछा जा सकता है कभी कभी। ठीक है, और चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट तो पता होना चाहिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है, और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष केवल 8.311 है। कितनी, किसके बीच की दूरी? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितने प्रकाश वर्ष? तो 8.311। अब देखते हैं हम लोग ग्रहों का निर्माण। तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सा? तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं, इसमें है तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। ठीक है, तारे क्या हैं? तो निहारिका के अंदर गैस के गुथे हुए झुंड हैं। ठीक है, गैस आपस में चिपके हुए हैं और उन्हीं के गुथे हुए झुंड को क्या कह रहा है? तो तारा है। और इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। ठीक है, इन्हीं गैसों में गुरुत्वाकर्षण बल हुआ और क्या हुआ? क्रोड का निर्माण हो गया। ठीक है, क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी अर्थात रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे कि जो गैस के गुंथित झुंड है ना, इनके केंद्र में क्या हो गया? क्रोड का निर्माण हो गया और इन्हीं के आसपास फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्रोड का निर्माण हुआ और फिर बाद में क्या हुआ? इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल कण इकट्ठा होने लग गए और क्या हो गया? रोटेटिंग डिस्क का निर्माण हो गया। ठीक है, धूल कणों की रोटेटिंग डिस्क या फिर घूमती हुई तस्तरी। नेक्स्ट क्या है? अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। पहले हमने क्या देखा कि अगर क्रोड है तो इसके आसपास ये छोटे छोटे धूल कण घूम रहे थे। ठीक है, तस्तरी के रूप में घूम रहे थे। दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि गैसीय बादल का संघनन होने लग गया और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ के छोटे गोलों के रूप में वो विकसित होने लग गए। तो ये धूल कण आपस में संघनित होने लग गए, मिलने लग गए आपस में। ठीक है, एकत्रित होने लग गए और फिर ये क्या करने लग गए? एक क्रोड को ढकने लग गए। ठीक है, इसके क्रोड के चारों ओर आवरण बनने लग गया। ठीक है, और ये छोटे गोले ससंजन यानी अणुओं में पारस्परिक जो आकर्षण होता है उसको क्या कहते हैं? ससंजन कहते हैं। और ये छोटे गोले ससंजन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। ठीक है, क्या हुए? ग्रहाणुओं में विकसित हुए और संगठन अर्थात कोलिजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। कोलिजन के बाद क्या हुए? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ गए और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या कहलाती है? ग्रहाणु कहलाती है। ठीक है, कोलिजन की प्रक्रिया के बाद ये क्या बने? तो बड़े पिंड बन गए और फिर उसके बाद क्या हुआ? बड़े पिंड बनने के बाद इनमें गुरुत्वाकर्षण बल आया और ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। कौन बड़े पिंड बन गए? तो ये जो छोटे छोटे धूल कण आपस में यहाँ पे घूम रहे थे ना, वो आपस में क्या हुए? तो कोलिजन के द्वारा एक बड़े पिंड के रूप में हो गए और फिर गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में सारे जुड़ गए और फिर क्या हो गया? एक लगभग पार्श्विक रूप से ये क्या हो गए? तो ग्रह का रूप लेने लग गए और अंतिम अवस्था में क्या हुआ? इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्तित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बन गए। ठीक है, अंतिम अवस्था में इन्होंने ग्रहों का रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ कुछ दी हुई है, दूरी, घनत्व, अर्धव्यास आदि। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सौर मंडल कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई व ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। ठीक है, और हमारे सौर मंडल में सूर्य जो तारा है और 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के टुकड़े होते हैं और धूमकेतु एवं बृहत मात्रा में धूलिकण व गैस मौजूद हैं। ठीक है, तो सौर मंडल में क्या क्या है ये सारी चीज़ें बताई गई। इन 8 ग्रहों में कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह। ठीक है, कौन कौन से भीतरी ग्रह हैं कहलाते हैं? क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है तो इनको भीतरी ग्रह क्यों कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट मैं लिख भी देती हूँ। और क्या कहा रहा है यहाँ पे? तो भीतरी ग्रहों के नाम पहले आपको बताए गए हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं वो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सूर्य
वह क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। ठीक है, इसीलिए क्या कहलाते हैं, भीतरी ग्रह। आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए ये। अन्य जो चार ग्रह हैं वो बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। पहले जो 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं, अर्थात टेरेस्टेरियल ग्रह भी कहे जाते हैं। कौन? तो ये भीतरी ग्रह ही टेरेस्टेरियल ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेल और धातुओं से बने हैं। और ये जो 4 ग्रह हैं अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, इन्हें ही टेरेस्टेरियल ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैल और धातु से बने, अर्थात पृथ्वी जिन शैलों से बनी है, जिन चट्टानों से बनी है, जिन धातुओं से बनी है, उन्हीं धातुओं से भी, उन्हीं शैलों से ही ये सारे चारों बने हैं। ठीक है, ये तीनों बने हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी तो है ही उसमें। ठीक है, और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जेवियन ग्रह कहलाते हैं। तो बाकी जो 4 ग्रह बच गए वो क्या कहलाते हैं? जेवियन ग्रह। जैसे भीतरी ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह, वैसे ही बाहरी ग्रह क्या कहलाते हैं? जेवियन ग्रह। और जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। ठीक है, और टेरेस्टेरियल का अर्थ क्या था? पृथ्वी की तरह। तो वैसे ही यहाँ पे जोवियन का क्या अर्थ है? बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। ठीक है, ये जो जोवियन ग्रह है उसमें क्या है, ये सभी तो पार्थिव ग्रहों से विशाल है और इनका जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ है। और सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ था। और अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, और हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं सारणी 2.1 में, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे है भीतरी ग्रह पार्थिव हैं जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। ऐसा क्यों है? आपको विचार करना है। ठीक है, पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं। कौन कौन से? दूरी, घनत्व, अर्धव्यास, उपग्रह आदि। सॉरी, ये तो सारणी दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ क्या कह रहा है? पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। और ये परिस्थितियाँ नीचे दी गई हैं, माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, किस किस ग्रहों के बीच में? पार्थिव के बीच में और जोवियन के बीच में। तो आगे हम लोग अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ तो ये सौरमंडल की सारणी दी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर हम लोग देख रहे हैं। तो पार्थिव ग्रह क्या हुए? तो जनक तारे के बहुत समीप बने जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। और जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ? पार्थिव ग्रहों में ये क्या हुए? तो जनक तारे के नज़दीक बने जहाँ गैसें आपस में मिल नहीं पाई। क्यों? तो अधिक तापमान के कारण गैसें आपस में जुड़ नहीं पाई। अधिक तापमान होगा तो क्या होगा? गैसों का फैलाव होगा ना। अगर कहीं आप आग जलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? गैस फैलने लग जाते हैं, उनके बीच दूरी हो जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे है कि सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ा ले गई। ठीक है, और सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्थिव ग्रहों का क्या हुआ? पार्थिव ग्रह के चारों ओर जो धूलकण थे ना, वो क्यों हटा लिए गए? अधिकांश क्यों हट गए? तो ये चूंकि सूर्य के नज़दीक थे और सौर पवनों की लपटें इतनी तेज थी इनके प्रति नज़दीक होने के कारण कि ये सभी धूलकण सौर पवन के साथ उड़ गए, वैनिश हो गए। ठीक है, और क्या है? हाँ, और है कि पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इनके ऊपर रुकी नहीं रह सकी। इसीलिए इनके चारों ओर उतना ये हाइड्रोजन हीलियम का वातावरण वैसा नहीं है कि इनके तुलना में, जोवियन ग्रहों की तुलना में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल, बीच से पतला व किनारों से मोटा। कैसा होता है डंबल? डंबल तो देखा ही होगा आपने, ऐसा ही होता है जहाँ तक मैंने देखा है। आगे देखते हैं। बीच से पतला व किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगत्वा टूट गया।
जब यहाँ पे ये और पतला होता जाएगा, ये तो मैंने मोटा कर दिया, और पतला होता जाएगा तो यहाँ से टूट जाएगा, फिर ये क्या हो गया, ऐसे गोल ही होंगे ना, ये तो मैंने चौकोर बना दिया था, और ये अंततोगत्वा टूट गया। उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर जो गर्त के रूप में मौजूद है ना, तो वहीं से एक टुकड़ा हट गया, टूट गया पृथ्वी से, और वो चंद्रमा बन गया। ठीक है, ये किन्होंने बताया, सर जॉर्ज डार्विन ने। कब इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, 1838 में। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर के रूप में, उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, जाइंट इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। ठीक है, और यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। ठीक है, तो द बिग स्प्लैट थ्योरी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, इतने दूर जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने द बिग स्प्लैट थ्योरी पढ़ा। इसके अनुसार क्या कह रहे हैं ना कि मैं छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ। मानते हैं ये मिट्टी का ढेला है, ठीक है, मिट्टी का टुकड़ा है, और इस पे अगर हम लोग जोरदार थप्पड़ मारेंगे ना, थप्पड़ मारे या अपने हाथों से ही अगर मारे, तो अगर जोरदार इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका कोई मानते हैं कि भाग टूट गया। तो यहाँ पे वही कह रहा ना कि द बिग स्प्लैट कहा गया, एक चंद्रमा की उत्पत्ति एक जाइंट इम्पैक्ट से हुई है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। तो जैसे मानते हैं कि इस पे हम लोग अगर थप्पड़ लगाएंगे या हाथ से मारेंगे तो कोई टुकड़ा तो टूटेगा ही ना, तो वैसे ही मंगल ग्रह का जो वर्तमान में आकार है उससे 1 से 3 गुना बड़ा आकार का कोई टुकड़ा आया और वो पृथ्वी से टकराया, और फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पृथ्वी से एक टुकड़ा अलग हो गया, जो कि आगे चल के क्या कहलाया, चंद्रमा कहला गया। ठीक है, तो यही द बिग स्प्लैट थ्योरी है, और ये घटना कब हुई, तो 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। अब देखते हैं पृथ्वी का उद्भव। तो क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल अर्थात पतला था। ठीक है, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था, और यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई। वाकई में बहुत ही सुंदर है हमारी पृथ्वी, ये हमें वैल्यू नहीं है। हम इंसानों ने पता नहीं पृथ्वी को कितना कूड़ा करकट से भर दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। यह गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। ठीक है, एक लाइन पे ध्यान देना है, परतदार है पृथ्वी की संरचना। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड़ तक जो पदार्थ हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, वे एक समान नहीं है वायुमंडल के बाहरी छोर से। ठीक है, तो मानते हैं कि ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड़ तक, यहाँ तक, मानते ये सेंटर है, बहुत ही गंदा बना दिया मैंने, ये सेंटर है, तो यहाँ तक सभी पदार्थ समान नहीं है, और वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई। अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थलमंडल का विकास। तो ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है। ठीक है, तो बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बन गए, और पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। ठीक है, और जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने व गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई। ठीक है, और द्रव्य अवस्था में थी पृथ्वी, क्यों? क्योंकि अत्यधिक ताप था उस समय, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थों घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए।
ठीक है, उनमें क्या था, घनत्व के तापमान की अधिकता थी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि सबका घनत्व, भिन्न भिन्न तत्वों का घनत्व तो अलग अलग होगा ना, तो उसके कारण वो आपस में जुड़ नहीं पाए और वो अलग अलग हो गए। और इसी अलगाव से क्या हुआ, भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया। ठीक है, जिसका भारी पदार्थ होगा वो तो डूबने लग जाता है ना, या फिर उसका बहाव ज़्यादा हो जाता है। तो लोहा कहाँ चला गया, पृथ्वी के केंद्र में। और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः गतवा या पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन। यहाँ हमने पृथ्वी की संरचना का या पृथ्वी की परतों के निर्माण को पढ़ा। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर को के निर्माण को पढ़ा, जिसको क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। और आगे है कि चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटन, क्या है भीषण, एक मिनट, भीषण संगठन या जाइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक मिनट, चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान चंद्रमा कैसे वो उत्पन्न हुआ था, कैसे निर्माण हुआ था चंद्रमा का। अभी हमने ऊपर बढ़ा था द बिग स्प्लैट थ्योरी, जो जाइंट इम्पैक्ट के कारण हुआ था। तो उसके कारण क्या हुआ, मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ी जो पिंड था वो पृथ्वी से टकराया था, है ना, यही तो पढ़ा था हमने जाइंट इम्पैक्ट में, द बिग स्प्लैट में, कि मंगल के आकार से 3 गुना बड़ा जो पिंड था वो पृथ्वी से टकराया और उसके परिणाम स्वरूप एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी से टूट गया और यही छोटा टुकड़ा क्या कहलाया, चंद्रमा कहलाया। यही तो हमने पढ़ा था ना। तो क्या हुआ, जब ये चंद्रमा का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया था या फिर कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई, क्योंकि भाई इतना बड़ा टुकड़ा जब टूट के अलग हो रहा है तो कुछ तो एनर्जी निकलेगी ना, कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी ही। और यह विभेदन का दूसरा चरण था। पहला चरण तो ऊपर में पढ़ लिया हमने। अब इसमें क्या है, विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे पर्पटी, ठीक है, जिसको कहते हैं क्रस्ट, फिर प्रवार जिसको कहते हैं मेंटल, और फिर क्या है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड जिसको कहते हैं क्रस्ट। पहला क्रस्ट हो गया ऊपर से देखे तो, फिर दूसरा आता है मेंटल, फिर आता है क्रोड। ठीक है, और क्रोड को यहाँ पे बांट दिया है आउटर और बाह्य में। ठीक है, इसको मैं बाद में थोड़ा सा रफ इमेज बना के समझाऊंगी। आगे पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व तो बढ़ता है और हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर कैसे है, अगर ये मान लिए कि पृथ्वी है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो ये क्रस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेंटल, ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, तो ये हो जाएगा क्रोड। ठीक है, फिर इनका आपस में कुछ कुछ विभाजन होता है तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है वायुमंडल व जलमंडल का विकास। अब हमने पृथ्वी के परतों का विकास देख लिया है, तो अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, जल का कैसे विकास हुआ। तो पृथ्वी की वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है और वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट। इसमें है कि वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में जो हम लोग वायुमंडल देखते हैं वो विकास 3 चरणों में हुआ, बांटा गया है उसके अध्ययन को 3 चरणों में। तो इसकी जो पहली अवस्था थी उसमें क्या था कि आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास था। ठीक है, इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। पृथ्वी से जो वाष्प निकला, ठीक है, या फिर जलवाष्प जो भी निकला वो भी क्या किया, वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। और अंत में क्या हुआ कि वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस ने संशोधित किया। ठीक है, वर्तमान जो स्वरूप है उसमें फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आगे है प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ठीक है, ऊपर में हमने पढ़ा था कि चूंकि जो पार्थिव ग्रह थे, जो भीतरी ग्रह थे, वो सूर्य से निकट थे, इसीलिए उनके ऊपर जो गैस थे ना, बने हुए गैस के जो आवरण थे वो सौर ज्वालाओं के द्वारा हटा लिए गए। ठीक है, और दूर ले जाए गए। ठीक है, तो इसी के कारण उनके ऊपर से वायुमंडल हट गया था। यही तो कह रहा है, हाइड्रोजन व हीलियम हटा लिए गए। और क्या है,
ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी और पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। ठीक है, पृथ्वी जब ठंडा हुई और फिर जब विभेदन हुआ, विभेदन हमने ऊपर पढ़ा, तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से क्या हुए, बहुत सारी गैसें निकली और जलवाष्प भी निकला और इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। ठीक है, आरंभ में वायुमंडल में क्या क्या थे, तो जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में थे और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग में गैसें धरती पर आई, पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन या डीगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आ गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ घुल गया तो क्या हो गया, वो ठंडा हो गया और फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा। जो खाली जगह थे पृथ्वी पर, जगह जगह जो क्रेटर थे, जो हम लोग अभी चंद्रमा में देखते हैं, वहाँ पे क्या होने लगा, बारिश होने लगा और फिर मतलब पृथ्वी पर जब बारिश हुई तो उस बारिश के कारण इन क्रेटर में जल भरने लग गया। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे क्या बन गया, महासागर बन गया। और पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी के, आगे देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। ठीक है, तो ये महासागर कब बने, 50 करोड़ साल के अंतर्गत। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं और लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं एनसीईआरटी में। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई और लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा, यानी बहुत समय तक क्या हुआ, केवल महासागरों में ही जीव जंतु पाए जाते थे और पृथ्वी पर इनका कोई अस्तित्व नहीं था। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। ठीक है, तो महासागर वरदान है पृथ्वी पर जीवन के लिए। और धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, यानी वहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो गया और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। ठीक है, कब, 200 करोड़ वर्ष पूर्व। और अब देखते हैं हम लोग जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ और यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स थे आपस में जुड़े, ठीक है, और ये क्या करते थे, आपस में जुड़ते जाते थे, पुनः बनने में सक्षम थे, अपने आप को दोहराता था। जैसे आपने अमीबा देखा होगा, उसके किसी एक अंग को काट देते हैं तो 2 तरह के जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। ये क्या कर सका, यहाँ से जान, मतलब जो हम लोग जान कहते हैं ना, जीव में जान आ गई, तो वही हुआ कि निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। कौन, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। तो जीवाश्म का अध्ययन होता है और हमें समय काल का पता चलता है। यही यहाँ पे कह रहा है कि हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह जो हैं वो अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। और 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। और यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्षों पहले आरंभ हुआ होगा और एक कोष के जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है और जो आगे दिखाया गया है। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, पता है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, है ना। फिर आगे है निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, जिसके बारे में ऊपर भी दिया हुआ था। ठीक है, इयॉन, इपॉक, ये सब दिया हुआ था ऊपर, यहाँ पे है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे इयॉन है, ये महाकल्प है, ईरा बोलते हैं जिसे, कल्प को पीरियड, युग को इपॉक। ठीक है, आयु या आधुनिक वर्ष पहले, और जीवन की मुख्य घटनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। ये कौन सा इयॉन है, तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, है ना। ये महाकल्प, नवजीवन, ये सारी चीज़ें
तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं बार बार, है ना। और आगे हम लोग चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, 1 मिनट। ये है कि निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग, बाकी अलग से मैं MCQ और नोट्स तो करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।